तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम लोग अपनी क्लास में हमारा इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 5 में हमने इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बिजनेस साइकिल, गाइस ये आपका कोर पेपर है, ये स्टार्ट कर दिया है। और इसमें यूनिट 1 दैट इज द इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक ग्रोथ, उसमें चैप्टर 1 है, उससे हमने स्टार्ट करा फ्रॉम दी चॉल्से जॉन्स बुक। इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर्स आपको दे चुका हूँ। अब ये थर्ड लेक्चर है यहाँ पर, इसमें हम लोग 1.1 सेक्शन का फैक्ट 2 कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिए, ये समझ में आपको तभी आएगा। हम बात ही कर रहे हैं कि वर्ल्ड लेवल में जो भी कंट्रीज है, जो भी कंट्रीज में यूएस हो गया, जापान हो गया, सिंगापुर हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, तो पिछले कुछ सालों में या कुछ डिकेड्स में या और बात करें तो सेंचुरीज में, मतलब 400-500 सालों में मतलब इन कंट्रीज की ग्रोथ रेट क्या रही है और कितने साल लगे हैं इनको अपने इनकम को डबल करने में। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि मान लीजिए दो कंट्रीज हैं, कंट्री ए एंड कंट्री बी। कंट्री ए की ग्रोथ है 5%, कंट्री बी की ग्रोथ है 7%। देखने में लगता है कि ज्यादा ग्रोथ नहीं है, ज्यादा ग्रोथ डिफरेंस नहीं है। वी आर जनरली टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस ऑफ द ग्रोथ, कि एक कंट्री की ग्रोथ 5% हो रही है हर साल, दूसरी कंट्री की ग्रोथ 7% हो रही है, इट्स ओनली द 2% ग्रोथ। बट ये फ्यूचर में या लॉन्ग टर्म में जाके रियलाइज होगा कि जिस कंट्री की ग्रोथ 7% थी, उस कंट्री ने अपनी इनकम को या अपनी पूरे स्ट्रक्चर को डबल कर लिया जल्दी, एज कंपेयर उस कंट्री से जिसकी ग्रोथ 5% या जिसकी ग्रोथ 2% ग्रोथ रेट कम था दूसरी कंट्री से। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हम लोगों को लगता है कि सिर्फ इनकम मैटर करती है ग्रोथ होने के लिए, नहीं गाइस, ये गलत है। इनकम हमेशा मैटर नहीं करती, मैटर करता है ग्रोथ रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट सेक्शंस ऐसे हैं जो एक कांस्टेंट इनकम पे किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं। हम लोग सरकारी नौकरी में क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि वहां पे एक लगी बंदी फिक्स इनकम होती है। हम लोग बहुत खुश खुश हैं कि चलो हर महीने इतना अमाउंट आ जाएगा। बट द मेन क्वेश्चन इज दैट कि वो अमाउंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसके इंक्रीज होने का रेट क्या है। मान लीजिए किसी पर्सन की इनकम 10,000 है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो 10,000 इनकम जो है 20,000 रुपए कितने साल में होगी। अगर एक साल तक उसकी इनकम 10 की 10 रहती है, या एक साल बाद या 1.5 साल में या 2 साल में उसकी इनकम 10 से 12 होती है, तो आप ये अंदाजा लगाओगे कि हर साल सिर्फ 10% इंक्रीमेंट का ऑप्शन है। इसका मतलब डबल इनकम होने के लिए बहुत साल लगेंगे। यही बात हर कंट्री के लिए भी वैलिड है। मैं आप लोगों को एक टेबल दिखाऊंगा यहाँ पर, और उस टेबल से आप लोग समझोगे कि डबल इनकम कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए। जी गाइस, ये टेबल देखिए आप, बड़ी इंटरेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। कि जैसे आप कहते हो कि सर रिच कंट्रीज एंड पुअर कंट्रीज, हम लोगों का मानना होता है। अब देखिए रिच कंट्रीज की कैटेगरी में कौन कौन है। तो आप देखिए कि रिच कंट्रीज में कौन कौन है। रिच कंट्रीज में यूएस है, जापान है, फ्रांस है, यूके एंड स्पेन है। ठीक है। और ये जो डेटा है हमारे सामने 2008 का जो सर्वे था उसका डेटा है। अगर आप देखेंगे तो यूएस की इनकम सबसे ज्यादा है, जापान की इनकम 33,000, ये पर कैपिटा इनकम की बात कर रहा हूँ मैं, 33,735 पर कैपिटा एनुअली बेसिस पर है, पर ईयर। ठीक है। ऐसे ही पर कैपिटा इनकम, पर वर्कर इनकम, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट। अब हमें ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल पे देखना है कि एवरेज इनकम ग्रोथ रेट कितना है। यूएस की भले ही इनकम एज कंपेरेटिवली सबके बराबर सबसे ज्यादा है, $43,326 देखने में लग रहा है हमें। और पर वर्कर की भी, पर वर्कर $84,771 है। लेकिन अगर आप यूएस का ग्रोथ रेट देखोगे जो 1960 से लेकर 2008 तक है, इट वाज अराउंड 1.6। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें कितने साल लगेंगे यूएस की ग्रोथ को, यूएस की जनरली इनकम को या ग्रोथ रेट को, इनकम को जनरली पर कैपिटा इनकम को डबल होने में। तो टेबल में लिखा हुआ 43 ईयर्स। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सिर्फ 43 ईयर वाला डिजिट कहाँ से आया। इसका आंसर लुकास ने दिया है। लुकास एक बड़ी इंटरेस्टिंग
एक ग्रेट इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने आंसर दिया, एक फॉर्मूला बताया, एक थंब रूल बताया, रूल ऑफ 70, तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप देखना, जापान जापान की इनकम पर कैपिटा और पर वर्कर दोनों कम है कंपेयर टू यूएस, लेकिन जापान का जो ग्रोथ रेट है वो ज्यादा है, 3.4%। और जापान को 21 साल लगेंगे अपनी पर कैपिटा और पर वर्कर इनकम को डबल करने में। सिमिलरली फ्रांस है, फ्रांस का जो ग्रोथ रेट है वो 2.2 यानी यूएस से ज्यादा है, और उन्हें 30 ईयर्स लगेंगे। ऐसे यूके को 36 ईयर लगेंगे और स्पेन को 26 ईयर लगेंगे। यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये कभी भी नहीं था कि हम कितना कमा रहे हैं, मेन क्वेश्चन था कि हमारी ग्रोथ कितनी हो रही है और हम जितना कमा रहे हैं वो डबल कितना टाइम में हो जाएगा। ऐसा सबके साथ होता है कि एक फैमिली में 4-5 अगर लोग हैं तो किसी एक की इनकम बहुत तेजी से बढ़ रही है, किसी एक की इनकम थोड़ी कमी से बढ़ रही है, तो ये देखने वाली बात होती है। ऐसी हम अगर पूरा कंट्रीज की बात करेंगे 2008 के डेटा के अकॉर्डिंगली, तो चाइना, इंडिया, नाइजीरिया, युगांडा ये कंट्रीज हैं। ठीक है, चाइना की पर कैपिटा 6,415, पर वर्कर 10,938, और चाइना का ग्रोथ रेट ध्यान रखना, चाइना गरीब कंट्री में काउंट था 2008 तक, इट वाज अराउंड 5.6%, शायद इन सब में सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा। और चाइना का डबलिंग टाइम कितना है, डबलिंग कितने समय में चाइना अपनी इनकम डबल कर लेंगे, 13 ईयर्स में। शायद आप समझ रहे हो कितना जल्दी वो अपनी इनकम डबल कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप इंडिया का डेटा देखना चाहते हो, मुझे पता है आप इंडिया का वेट कर रहे थे, इंडिया की पर कैपिटा इनकम $3,078, ठीक है, और पर वर्कर इनकम 7,801। लेकिन इंडिया का टिल 2008 का जो एनुअल ग्रोथ रेट था इट वाज अराउंड 3%, और इंडिया को 24 साल लगेंगे अपनी इनकम को डबल करने में। वहीं एक कंट्री नाइजीरिया है, नाइजीरिया का अगर आप देखते हो तो 0.6 एनुअल ग्रोथ रेट है, उन्हें 114 साल लगेंगे। सोचो, चाइना भी पूरा कंट्रीज में आ रहा है, नाइजीरिया भी पूरा कंट्रीज में आ रहा है, बट चाइना को 13 साल लगेंगे अपनी जो भी इनकम है उसे डबल करने में, वही नाइजीरिया को 114 साल लगेंगे। दोस्तों ये टेबल एवे नहीं है। हम लोग बात करते हैं अपनी इकोनॉमी में स्टेबल के अकॉर्डिंगली, एक टर्म यूज करते हैं, ग्रोथ मेरिकल्स। ग्रोथ मेरिकल का मतलब जानते हो क्या होता है? हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ मेरिकल किस चीज को बोला गया? ग्रोथ मेरिकल बोला गया उन कंट्रीज के लिए जिन कंट्रीज ने उम्मीद से ज्यादा अपनी इनकम को ग्रो करवाया, ठीक है, जिसमें हांगकांग है, सिंगापुर है, ताइवान है, साउथ कोरिया। कभी आपने सोचा कि साउथ कोरिया या ताइवान या सिंगापुर, सिंगापुर के अगर आप 50-60 साल पहले के फोटोज उठा के देखोगे, या 100 साल, ऑब्वियस ही बात है वो तब तक सिंगापुर सिंगापुर था ही नहीं, वो तो किसी और, जैसे इंडिया ब्रिटिशर्स के अंदर था, कब्जा था, ऐसी सिंगापुर भी दूसरी कंट्रीज के अंडर था। वो आजादी से उसकी सिंगापुर की आजादी से पहले की फोटो देखो तो आप देखोगे सर ये तो कुछ भी नहीं है, और आजादी के बाद मतलब अब वो ग्रोथ मेरिकल का पार्ट है। ग्रोथ मेरिकल का मतलब सिंगापुर में 2008 तक जो पर कैपिटा इनकम जो थी वो 49,987, और उनकी पर वर्कर ग्रोथ जो थी टिल 2008 इट वाज 92,634। ये ग्रोथ मेडिकल कंट्रीज हैं, इनकी ग्रोथ रेट 4.1 थी और इन्हें मात्र 17 ईयर्स लगे, चाइना से थोड़ा ज्यादा, लेकिन इन कंट्रीज ने बहुत तेजी से ग्रो करा। हांगकांग है, ताइवान है, साउथ कोरिया। उसके अलावा कुछ कंट्रीज ऐसी रही हैं, कुछ कंट्रीज ऐसी रही जिनकी ग्रोथ रेट नेगेटिव में रही। अब जैसे वेनेजुएला है, वेनेजुएला को 627 साल लगेंगे अपनी इनकम को डबल करने में, ठीक है। हैती है, और भी नाम, जिम्बाब्वे है, 47 ईयर लगेंगे। तो ये कंट्रीज हैं। तो ये डेटा मैंने आपको इसलिए दिखाया, इस डेटा का यूज है कि हमें ये समझना है, चार कैटेगरी में रखना है अपने वर्ल्ड की कंट्रीज को: रिच कंट्री, पुअर कंट्री, ग्रोथ मेडिकल कंट्री एंड ग्रोथ डिजास्टर कंट्रीज, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर अपने टॉपिक पर आता हूँ, ठीक है बेटा, तो मैटर क्या करता है कि इनकम मैटर नहीं करती, मैटर करता है आपकी इनकम डबल कितने टाइम में हो रही है। यही हमारे इस फैक्ट की हेडिंग है, जो मैंने फैक्ट आपको पूरा बताया है। इस फैक्ट की हेडिंग आप लोग मेरे साथ लिखेंगे, दैट इज रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वेरी सब्सटेंशियली
अक्रॉस कंट्रीज। ठीक है, मतलब इसका मीनिंग यही है, दैट इज स्मॉल डिफरेंस, स्मॉल डिफरेंस इन ग्रोथ रेट्स क्रिएट ह्यूज इनकम डिफरेंस। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था, जैसे कुछ कंट्रीज हैं, जितनी बातें मैंने बताया इसको थोड़ा फॉर्मेटेड लेवल पे समझा रहा हूँ मैं आपको। मान लीजिए दो कंट्रीज हैं, एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है। कंट्री ए की जो ग्रोथ रेट है वो 5% है, कंट्री बी की जो ग्रोथ रेट है वो 7% है। अब यहाँ पे मैटर करता है कि हाउ मच द टाइम वी रिक्वायर के सो दैट हमारी इनकम डबल हो जाए। ठीक है, क्योंकि इनकम जो बढ़ने की ग्रोथ रेट है वो 5% और 7% है। तो मान लीजिए ये है, अब यहाँ पे हमें देखना है हाउ मच द टाइम डबलिंग, डबलिंग इनकम टाइम। अब एक इकोनॉमिक्स थे जिनका नाम है लुकास, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है जिस फॉर्मूले को आप कहते हो रूल ऑफ थंब या रूल ऑफ 70। इन्होंने बड़ा अच्छा फॉर्मूला दिया है। इनके हिसाब से जो डबलिंग इनकम होने का जो टाइम है, इट इज रिटन एज 70 अपॉन में ग्रोथ रेट। अब आप बोलोगे सर कोई पर्टिकुलर रीजन? नहीं, कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है। 70 अपॉन में ग्रोथ रेट। बस आपको बस आपको ये देखना है कि आपकी इनकम कितनी है, और आपको ये देखना है कि एक साल में आपकी इनकम कितनी ग्रोथ हुई है। फिर आप ये एक्चुअली में समझ पाओगे कि कितने साल लगेंगे आपकी इनकम को ग्रो डबल होने में, गिवन दैट ये जो ग्रोथ रेट है वो सिमिलर रहे। ठीक है। अच्छा, अब हमने ना एक टेबल देखी है दोस्तों, टेबल 1.1। ये टेबल की बड़ी इंपॉर्टेंस इस चैप्टर में। इस टेबल में हमें चार कंट्रीज के बारे में नॉलेज मिली है। एक हमने बात करी है रिच कंट्रीज की, एक हमने बात करी है पुअर कंट्रीज की, एक है बात करिए ग्रोथ मिरेकल कंट्रीज की, और एक ग्रोथ डिजास्टर कंट्रीज, डिजास्टर कंट्रीज। मतलब कोई पर्सन बहुत अच्छा कमाता था फिर वो सड़क पर आ गया, तो वो डिजास्टर वाली कैटेगरी में आएगा, हमेशा ग्रोथ रेट नहीं होनी होती। तो ये टेबल में हमने चारों चीजें देखी हैं। अब इसमें हम हर कंट्री की इनकम को डबल करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। दैट डबलिंग इनकम का फॉर्मूला होगा दैट 70 अपॉन में उन कंट्री की ग्रोथ। तो एक बात बताइए, जितना ज्यादा कंट्री की ग्रोथ रेट होगा उतनी ही कम हमें समय लगेगा। टाइम ऑफ डबलिंग मतलब समय इस चीज के लिए, इनकम का डबल होने के लिए। तो एक ये चीज आप अपने माइंड में रखना। तो व्हाट यू कंक्लूड इट फ्रॉम हेयर, आपने ये चीज समझी कि अगर कोई भी कंट्री, मतलब दैट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट हाई ग्रोथ इज ओनली पॉसिबल फास्टर डबलिंग। मतलब अगर हाई ग्रोथ होगी तो फास्टर डबलिंग होगी एंड हायर इनकम। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को अच्छे से, बढ़िया से? ये चीज आप अपने माइंड में रखना। ये हमारा फैक्ट टू है, दिस इज आवर फैक्ट टू। अब यहां तक हमने फैक्ट टू अच्छे से कवर कर लिया। अब क्वेश्चन आता है कि सर हम जब पढ़ेंगे तो हमें किस तरीके से, कहाँ से पढ़ना है, ये तो कंसेप्ट हो गया। मैंने आप लोगों के लिए आपके पोर्टल पे ये नोट्स अपलोड करें, बहुत सुंदर से, बहुत अच्छे से नोट्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, ये फैक्ट वन था जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, अभी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फैक्ट टू, दिस वन। ठीक है, फैक्ट टू जनरली आप रीड करेंगे देन व्हाट यू बेसिकली अंडरस्टैंड के why it is possible that small differences in growth rates create huge income difference। सारी चीजें इसके अंदर हमने डिस्कस करी हैं। ये जो टेबल थी 1.1, 1960 से लेकर 2008 की बात करी हम लोगों ने। ठीक है, जैसे फिलहाल हमने रख लिया जापान है,
चाइना है, इंडिया, ये वो कंट्रीज हैं जो हमारी न्यूली इंडस्ट्रियलाइजिंग कंट्रीज नहीं है, ठीक है। बट ये हांगकांग है, सिंगापुर है, ताइवान है, साउथ कोरिया, ये न्यूली इंडस्ट्रियलाइजिंग कंट्रीज हैं। इसका मतलब ये कि यहाँ पे बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब न्यू मशीन्स and new factories, new equipment, everything is new, so that you have the productivity, you have the manufacturing support, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करेंगी। हमारा मेन डिस्कशन ये है कि हमारी एनुअल ग्रोथ रेट, अच्छा ये कंट्रीज हो गई, फिर उसके बाद में ये वाली कंट्रीज भी हैं, ये पूरी लिस्ट एक साथ में है, ठीक है, और इनकी ग्रोथ रेट्स है। तो ग्रोथ रेट के हिसाब से आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, दैट फॉर्मूला, दिस वन, द डबलिंग टाइम इज व्हाट, दैट 70 अपॉन में ग्रोथ रेट। समझ में आई मेरी बात आपको? यहाँ पे कुछ कंट्रीज के एग्जांपल लिए, जैसे वहां पे 43 ईयर्स था यूएसए के लिए, तो कैसे बताया? 70 अपॉन में 1.6, 1.6 यूएसए की ग्रोथ रेट था। चाइना का 5.6% ग्रोथ रेट है एवरी ईयर, तो चाइना को 13 ईयर्स लगेंगे अगर आप 70 वाला डबलिंग टाइम का 75 ग्रोथ रेट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। मुझे बताइए यहाँ तक मेरी बात आपको क्लियर होती है? तो जितनी चीजें मैंने आपको फैक्ट टू के लिए बताई वो सारी चीजें यहाँ पे कनेक्टेड है। उसके बाद में बात आती है फैक्ट थ्री की। पहले हम लोग फैक्ट थ्री को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे आगे बात करेंगे, ठीक है। तो दैट इज फैक्ट थ्री। अब फैक्ट थ्री क्या है, दैट शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको। हमें ये लगता है हम लोग हमेशा से तरक्की कर रहे हैं, तो लगता है ना हम लोगों को। मतलब हम आजकल अपने पेरेंट्स से कह देते हैं कि जमाना इतना आगे निकल गया, आप लोग ग्रो नहीं करे। हमें लगता है कि हम इतना काम कर रहे हैं, काश हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स इतना काम कर लेते तो शायद हम बहुत अमीर होते। हमें ऐसा लगता है ना, हम कभी कभी सोचते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो ग्रोथ रेट है ना वो हमेशा ऐसे इंक्रीजिंग लेवल पे नहीं रहा। मतलब ग्रोथ रेट्स आर नॉट कांस्टेंट। और ये डेटा मैं आपको बता रहा हूं, दिस डेटा ये बताता है कि जैसे जब से दुनिया बनी और फ्रॉम जीरो टू, या फ्रॉम इनिशियल डेज टू 1000 और वन 1500, 1000 और 1500 एसी, ठीक है, एसी बीसी होता है ना, आफ्टर क्राइस्ट, तो हम ये उसकी बात कर रहे हैं। अब हमें पता है कि इस टाइमिंग में जो वर्ल्ड की कंट्रीज की जो ग्रोथ रेट थी वो ऑलमोस्ट जीरो थी। ग्रोथ रेट वाज बेसिकली क्लोज टू जीरो। पॉइंट ये था कि उस समय लोगों को ना कुछ अलग से दिलचस्पी नहीं थी आगे बढ़ने की। आपको अजीब लगेगा बट यस, ये सच बात है। आप कभी अपने दादा के पास बैठो, मतलब दादा इन सेंस उन पर्सन के पास बैठो जिनकी उम्र 70, 75, 80, 90, और अगर कोई आपको 90 साल वाला पर्सन मिल जाए सही से बात करते हुए, उनके पास बैठ के पूछना कि जो दिल्ली है या नोएडा है या ये गाजियाबाद है, जो हम अपने में अपने इलाकों की बात कर रहा हूँ, अगर आप किसी दूसरी स्टेट में हो तो उसके बारे में पूछना जगह के हिसाब से, ये 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले क्या सा था, तो वो आपको बताएंगे कि पहले ये सब कुछ जंगल था, ठीक है। ये भले नोएडा हो, चाहे ये गुरुग्राम हो, या ये जो दिल्ली की जो टॉप पॉश इलाके हो, चाहे ये वही क्यों ना हो, ये कनॉट प्लेस भी क्यों ना हो, ये पहले इतने वैल्यूएबल नहीं थे। रेल टू रेल पर्सन यहाँ पे जाया करते थे। 70 साल पहले, 80 साल पहले टेक्निकली जंगल हुआ करता था, जंगल इन सेंस यूजलेस प्लेसेस हुआ करते थे। तो जिसने जो जगह मतलब ले ली वो उसकी हो गई, ठीक है। मतलब कोई कहीं पे रहने लगा, जितना ज्यादा उसने अपने होल्डिंग रख दी वो उसकी जगह हो गई। कोई रजिस्ट्री नहीं होती थी, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता था। ये बात सच है। और वो एक बात कहते हुए आपको और लगेंगे कि ये जो जगह है ना, जो अभी 20 करोड़ रुपए की है, ये मेरे सामने को तो खाली पड़ी रहती थी, मुझे तो बिल्कुल कुछ रुपए में मिल रही थी, मैंने ली नहीं। ऐसा सुनने में आता होगा आपके मन, आपको भी, मुझे भी आता है। मेरे पापा बताते थे, मेरे दादा बताते थे, ये जगह ऐसी थी, हमने ली नहीं, और आज देखो करोड़ों में है, इवन अरबों में पहुंच गई वो जगह। गुस्सा आता है ना हम लोगों को, इतना गुस्सा आता है कि यार
कैसी बातें कर रहे हो? गुरुग्राम में, नोएडा में खाली जगह पड़ी रहती थी, आपने ध्यान नहीं दिया, ये जगह खाली रहती। यस गाइस, ये सच बात है, क्योंकि पहले के लोगों को ग्रोथ रेट से कोई ज्यादा मतलब नहीं था। उनके लिए पैसा सिर्फ उतना होना चाहिए था जितना उनका जीवन यापन हो जाए। जगह सिर्फ उतनी होनी चाहिए थी जिनसे जितना उनका कामकाज से रिलेटेड हो जाए। सिर्फ अपने रहने के लायक जगह लेते थे, खाने के लायक कमाते थे, खाने पहनने ओढ़ने जो जरूरी खर्चे उनके लायक, बाकी उनका और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था ग्रो मतलब कमाने का। और उनको भी पता था कि मान लीजिए उनके पास बहुत सारी जमीन थी, तो बहुत सारी जमीन वो बिल्कुल वो कूड़े के भाव बेचा करते थे, क्योंकि उनको पता था कि वैल्यू नहीं है, वैल्यू प्रॉपर्टी नहीं है। क्योंकि उस समय ना लोगों के लिए ग्रोथ रेट मैटर नहीं करता। क्यों? मल्टीपल रीजन से, मतलब सोचो, ग्रोथ रेट वाज क्लोज टू जीरो, क्या इसके रीजन रहे होंगे? इट और बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन। लोगों की डिमांड कम थी, लोगों की नीड्स कम थी। आज की डेट में आपको हर 6 महीने बाद, हर 1 साल बाद नया फोन दिख जाता है। जब भी एप्पल आईओएस नया ब्रांड निकालता है, आपको दिख जाता है। खुद कमाती हो, पेरेंट्स से ले तो बोल देते हो ना चाहिए। पहले के जमाने में ऐसी चीजें थी नहीं, आपको नई मोटर बाइक दिख जाती है, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल दिख जाता है कि मुझे चाहिए। ठीक है, आपको अपने घर को डेकोरेट करने का मन करता है। ठीक है, बट पहले के जमाने में सारे लोग ऐसे नहीं हुआ करते थे। कुछ लोग थे राजा महाराजा, उनका कंसेप्ट अलग है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो पॉइंट ये था कि लोग क्या करते थे, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूज करते थे। उसमें कोई भी निंजा टेक्निक की जरूरत नहीं होती थी। एग्रीकल्चर उनका डोमिनेंट काम था। एग्रीकल्चर वॉज डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब उनको पता था कि उनको एंड ऑफ द डे एग्रीकल्चर से जीवन यापन करना है। वो गेहूं चावल कभी बाजार से नहीं लाते थे, जो घर में है वही खुद ही करते थे। उस टाइम कोई इंडस्ट्री नहीं थी, टाइम कोई मशीन नहीं थी, उस टाइम कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। मुझे तो एक बात बड़ी हैरानी होती है कि हमने, अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें, तो हमने जो मेजर ग्रोथ करी है वो सन 1500 से लेकर टिल नाउ तक करी है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत बाद में आई, इवन बहुत ही बाद में। व्हीकल, फोर व्हीलर, टू व्हीलर मतलब गाड़ी, ये बहुत बाद में। मोटर बाइक, मोटर व्हीकल, ये बहुत बाद में आया, है ना। एआई 2000, एआई जो चैट जीपीटी, ये 2022 में आया। समझ में आई मेरी बात? तो कितने टाइम में, क्योंकि पहले लोगों की जरूरत नहीं हुआ करती थी, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं। अब हर चीज के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत आज की डेट में है, बट जरूरत नहीं। ठीक है, और एजुकेशन भी कोई एडवांस लेवल पे नहीं थी। एजुकेशन का मतलब सिर्फ लिटरेसी हो, लिखना पढ़ना आता हो, दैट्स इट। नो एडवांस एजुकेशन। अब कोई हो सकता है कि मुझे इंडिया के एग्जांपल जरूर दें, बट गाइस मैं यहाँ पे इंडिया लेवल की बात नहीं कर रहा, मैं वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूं। हमें पता है कि हमारे इंडिया में टॉप लेवल की मैन्युफैक्चरिंग हुई है। हजारों साल पहले से हमारे इंडिया वर्ल्ड का टॉप रिचेस्ट कंट्री रहा है। हमारी इंडिया में एजुकेशन बहुत हाई लेवल की रही है। हमारी इंडिया में गुरु शिष्य परंपरा बहुत स्ट्रांग लेवल की रही है। वो ना यूनिवर्सिटी थी, नालंदा थी या कौन सी थी, ये अच्छे से याद नहीं, बट वो यूनिवर्सिटी में लाखों किताबें थी हजारों साल पहले। ये सब चीजें हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड वाइड। एजुकेशन बहुत एडवांस लेवल की नहीं थी, और थी भी तो स्प्रेडेड लेवल पे नहीं थी। तो पॉइंट ये था, ये रीजन थे कि इनकम जनरेशन जो था ना, दैट वाज नॉर्मली रिमेन सेम। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू अर्न मोर। पता है लोगों को ये बात, लोग कमाना नहीं चाहते थे। और एक सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, शायद आपको ये बात सुन के हैरानी हो, कि जो न्यू जनरेशन है ना, दिस न्यू जनरेशन इज मोर रिचर देन देयर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। मतलब आपको अगर लगता है ना कि आप 2 कमरे के फ्लैट में रहते हो मुंबई में, तो ये उसकी जो कीमत है ना, ये उसकी कीमत वो सारी प्रॉपर्टी से भी ज्यादा है जो आपके ग्रेट ग्रेट पेरेंट्स के पास या ग्रैंड पेरेंट्स के पास में थी। आपको अजीब लगेगा कि सर कैसी बातें कर रहे हो, वो तो बहुत अमीर थे। वो अमीर थे इन गुड्स बट नॉट इन, मतलब इन कमोडिटीज, इन एसेट्स उनमें अमीर थे, बट नॉट इन द एक्चुअल वैल्यूएशन। की वजह से आपके पास गाड़ी है, आपके पास टेक्नोलॉजी मोबाइल है, मतलब अच्छा वाला, आपके पास अच्छे कपड़े हैं, आप
आप अच्छा खाते हो, नॉर्मली पिज्जा बर्गर आपके लिए नॉर्मल चीजें हैं। पहले के जमाने में चाहे कितने भी जमींदार हो, खाना, पहनना ओढ़ना, व्हीकल, कन्वेंस, कम्युनिकेशन, एजुकेशन बहुत एडवांस लेवल पे नहीं थी। उनके खर्चे एक इकोनॉमिक्स थे, कुछ इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंगली जो मॉडर्न जनरेशन है, दैट मॉडर्न जनरेशन इज मोर रिचर देन देयर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। अब हुआ ये कि जो है 1500 तक का तो ये हालात रहे, बट आफ्टर 1500 हमारी इकोनॉमी में क्या हुआ? वर्ल्ड लेवल में सबसे पहली सबसे इंटरेस्टिंग बात, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट साबित हुआ, काफी हेल्पफुल साबित हुआ, काफी बेनिफिशियरी रहा, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद फैक्टराइजेशन या फैक्ट्रीज का उत्थान हुआ, उद्योग बढ़े, मशीन्स हुई। जब फैक्ट्रीज हुई तो मशीन्स की जरूरत बढ़ी। पहले इंपोर्ट हुई, फिर खुद बनाया गया। उसके बाद में टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई एंड इम्प्रूव हुई, इंट्रोड्यूस्ड एंड इम्प्रूव्ड। आफ्टर दैट ट्रेड इंक्रीज हुआ। पहले के जमाने में लोग ट्रेड नहीं करते थे भाई। 1498 में वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज करी, भारत की खोज करी। ठीक है, खोज से पहले हम लोग, और वो खोज किसके लिए करी? फॉर द ट्रेड। तो इसका मतलब उससे पहले हम लोग ट्रेड में इन्वॉल्व ही नहीं थे, हम लोग आपस में करते थे। तो ट्रेड इंक्रीज हुआ। ठीक है, और आफ्टर दैट जब सब कुछ मिलने लगा तो लोगों की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। प्रोडक्टिविटी बहुत मैटर करती है। एंड फाइनली लोगों की ग्रोथ एक्सक्लेरेट रही। एक्सक्लेरेट का मतलब हो जाता है, मतलब ग्रोथ इंक्रीज करी। जो ग्रोथ एक टाइम तक क्लोज टू जीरो रही, वो ग्रोथ आफ्टर सम टाइम इंक्रीज होने लगी। तो यहां से कंक्लूजन निकल के आया कि जो मॉडर्न जनरेशन दैट इज मोर रिचर देन दी ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, तो वही पॉइंट है। सो द मॉडर्न जनरेशन इज मोर रिचर देन देयर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है। अच्छा, पता है क्या है कि कुछ इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंगली ना, जैसे आप अभी तक जैसे हम बात करते थे ना कि ग्रोथ होनी, तो क्योंकि हमें रूल ऑफ 70 भी पता है, थंब रूल भी पता है कि इनकम डबल भी हो रही है। तो इनकम डबल होना है, कुछ भी चीज होना, कहीं ना कहीं सब चीजें कनेक्टेड है। अच्छा, मैंने यहाँ पे जैसे आपके साथ डिस्कस किया, उसके बाद में ना ये फैक्ट थ्री जो नोट्स है मैंने आपके लिए यहाँ पे रखे हैं, मेंशन करें। तो अगर आप यहाँ पे फैक्ट थ्री देखोगे, इफ यू चेक दी फैक्ट थ्री, तो फैक्ट थ्री सिंपल, that growth rates are not generally constant over time। they मतलब वो कांस्टेंट नहीं रहा। एक तो कांस्टेंट नहीं रहा, बाद के समय में मैंने यहाँ पे हिस्ट्री बताई कि पहले इट वाज जीरो। ठीक है, अगर हम पुरानी बात करें, हिस्टोरिकल बात करें, इट वाज क्लोज टू जीरो मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री। ठीक है, ये अराउंड 20th सेंचुरी की बात करते हैं, इसके 20वीं सदी के बाद इसकी ग्रोथ ज्यादा हुई। अच्छा गाइस, मैंने यहाँ पे एक डेटा दिया है, मैंने अपने हिसाब से बताया था। ठीक है, वो एसीबीसी का वो थोड़ा ध्यान रखना। ये टाइम पीरियड है 1500 से लेकर 2008 तक का डेटा जो हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे ग्रोथ रेट इस तरीके से रहा। तो ग्रोथ पहले जो जीरो रहता था हजारों साल तक, उसके बाद में इंक्रीज होना शुरू हुआ। ठीक है, ये टेबल है, ये जनरली अगर आप टेबल देखते हो, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर है जो आपको बताएगा कि जैसे जैसे समय बीता, उस समय तक वी आर जनरली ग्रोथ रेट में, ये नहीं कहते ग्रोथ नहीं था, ग्रोथ रेट जीरो था, 0% के आसपास रहा ग्रोथ, बट आफ्टर सम टाइम इट इंक्रीजेज एंड उसके बाद आप देखोगे 1950 से लेकर 2008 तक इसमें रैपिड ग्रोथ हुई है। ये जो डेटा, ये जो ग्राफ ऐसा हो रहा है ना, ये चीज शो कर रहा है कि यस, ये जो मॉडर्न जनरेशन है ना, यही ग्रोथ कर रही है, क्योंकि ट्रेडिशनल जनरेशन को ग्रोथ की इतनी ज्यादा स्ट्रेस नहीं था। बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके। फिर आगे चल के बताया कि थोड़ा सा ही ग्रोथ इंपॉर्टेंट साबित हुआ। ठीक है, बाकी आप यहाँ से इंटरेस्टिंग लेवल पे नोट्स पढ़ेंगे। फैक्ट फोर भी है, बट फैक्ट फोर हम लोग
जनरली उसमें डिस्कस करेंगे 1.2 सेक्शन में। एक्चुअली फैक्ट 4 में बस एक इतनी सी बात है, उसके लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। फैक्ट 4 में ये समझाया गया है कि जो हमें लगता है ना कि छोटी सी चीज से क्या ही हो जाएगा, छोटी सी तो चीज से क्या ही हो जाएगा भाई। हमारे इंडिया में प्रोटेस्ट होते हैं, आपको लगता है कि कोई भी प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट के बाद में उस पे एक्शन लिया जाता है। प्रोटेस्ट होना बुरी बात नहीं है, बट प्रोटेस्ट में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, शरारती तत्व होते हैं। अब प्रोटेस्ट में गाड़ियां जलाने का क्या सेंस बनता है, वो तो हम सबको पता है। तो फिर हम ये सोचते हैं ना कि क्यों फिर एक्शन लिया जा रहा है, तो क्योंकि ये छोटी चीजें हैं, अभी मैटर नहीं करती, आगे जाके मैटर करेगी। वही चीज यहाँ पर भी है। हमें लगता है कि ग्रोथ रेट मैटर, 2% ग्रोथ रेट है, क्या ही पावरफुल है, कुछ भी नहीं करेगा। बट 2% ग्रोथ रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए हमारी जो ग्रोथ रेट है एनुअली 2% है, आपको पता है कि हमें 35 साल लगेंगे अपनी इनकम को डबल करने में। और फिर जब हम 35 साल आ जाएंगे, देन फिर 70 ईयर्स लगेंगे अपनी इनकम को 4 टाइम करने में। फिर 140 ईयर्स लगेंगे अपनी इनकम को 8 टाइम्स करने में। अब ये जिम्बाब्वे जैसी कंट्री, वेनेजुएला जैसी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी इनकम की जो अपनी ग्रोथ रेट है उसका उसका रेट बढ़ाएं, ग्रोथ को बढ़ाएं, ग्रोथ के रेट को भी बढ़ाएं। ठीक है, वो डेटा यहाँ पे दिया गया है, डबलिंग टाइम एट 2%, ऐसे ही है कंट्री 2%, 4%, 6%। तो ये मैटर करता है कितने टाइम्स लगेंगे। ठीक है, मतलब ठीक है। तो ये हमें अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे करनी है। तो गाइज मैंने यहाँ पे आपके लिए नोट्स बना दिए हैं पूरे। टिल दिस सेक्शन 1.1 सेक्शन खत्म हो गया, अब 1.2 सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो बाकी कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। मेरा नंबर आप लोगों के पास, सबके पास है, और ये नोट्स हमारे पोर्टल पे अपलोडेड हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।